and we had studied that if a language is based on the object-oriented programming concept, then the language needs to have four features, four mandatory features should be there, and they were encapsulation, abstraction, inheritance, and polymorphism. So we were discussing this first feature of encapsulation. So we can say that due to the feature of encapsulation, we can say that an object should completely contain any data that it requires for its processing, and the object should also contain the code required to manipulate the data. So there are two things basically in the class definition, and क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास को के रूल्स को ही फॉलो करता है, तो आप ये कह सकते हो कि आपके क्लास या ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें होती हैं. फर्स्ट द डेटा विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि उसी में आपके सारी वैल्यूज स्टोर होती हैं. सो यू कैन मैनिपुलेट द डेटा यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स. And it should also contain the code required. Code required means आप methods बनाओगे, उसमें आप कोडिंग करोगे, जो भी प्रोसेसिंग आपको उस डेटा पे करवानी है, वो प्रोसेसिंग का जो लॉजिक आपके वेरिएबल्स में होते हैं प्लस आपके मेथड्स होते हैं. तो प्रोग्राम्स कैसे इंटरेक्ट करेंगे आपके ऑब्जेक्ट से? एक इंटरफेस से. और वो इंटरफेस क्या होगा? यूजिंग द प्रॉपर्टीज, यानी जो वेरिएबल्स आपने लिए हैं क्लास में और जो आपने मेथड्स लिए डिफाइन किए हैं क्लास की बॉडी के अंदर, उसी के थ्रू प्रोग्राम आपके ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा. So in terms of object-oriented concept, we can say that interact कैसे करता है? By sending messages to the object, और वो मैसेज आपके एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक कैसे पहुंचते हैं? यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मेथड्स. मैसेज कौन जनरेट कर सकता है? दे कैन बी जनरेटेड बाय अदर ऑब्जेक्ट्स और बाय एक्सटर्नल सोर्सेज. ये आपको बताना ज़रूरी होता है कि आप क्लास के किस पर्टिकुलर मेथड को या किस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो. तो जब भी आप मेथड को कॉल करते हो तो आप स्पेसिफाई करते हो कि मेथड कॉल हो रहा है या वेरिएबल कॉल हो रहा है, क्योंकि आपकी क्लास में मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि आप सारे मेथड्स को कॉल करवाएं या रन करवाएं. तो जो भी आपको करवाना है उसका नाम आपको इंडिकेट करना पड़ेगा उन मैसेजेस के अंदर. और आपका ऑब्जेक्ट किसी और मैसेज के अगेंस्ट जो रिएक्शन देगा वो भी डिपेंड करेगा आपके उस क्लास में जो आपने मेथड्स या वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं. यहाँ आपको स्लाइड पे दो चीज़ें दिख रही होंगी, मेथड्स और प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि आपका जो क्लास की जो स्टेट है वो आपके वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं. तो प्रॉपर्टीज बेसिकली मीन्स वेरिएबल्स, एंड मेथड्स आपको पता है वही काम करते हैं जो फंक्शंस करते हैं C++ में. एनकैप्सुलेशन में देयर इज सम कंफ्यूजन बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस. तो आप ये कह सकते हो कि एनकैप्सुलेशन तभी आप परफॉर्म कर सकते हो जावा में अगर आपने एक क्लास डिफाइन करी है. कल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट पे है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी C++ प्रोग्राम में आप क्लास बनाओ. लेकिन जावा में ऐसा नहीं है. अगर आपको स्क्रैच से भी प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो आपको क्लास डिफाइन करनी ही होगी. सो ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज इंस्टांस ऑफ अ क्लास. दोनों में डिफरेंस होती है. क्लास जो है एक लॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है. लॉजिकल कंस्ट्रक्ट का मतलब आपने जो आपके माइंड में चल रहा है, जो लॉजिक चल रहा है, जो वेरिएबल्स आप लेना चाहते हो वो आपने क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया. तो class does not occupy any memory space on your system, whereas an object has physical reality. तो जब आप एक प्लान बनाने की बात करते हैं तो वो आप समझ सकते हैं कि वो एक क्लास होती है. और जब आप उस प्लान को एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में ला रहे हो तो आप कह सकते हो कि वो आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा है. दोनों में डिफरेंस होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एमसीए में एडमिशन लिया, अब आपने कई चीज़ें सोची है कि हम ये करेंगे, तो वो चीज़ें जो आप सोच रहे हो वो आपके माइंड में चल रही हैं, राइट. अब जब तक आप उनको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाओगे, तो आपने ये डिसाइड किया मैं सुबह 9 o'clock उठूंगा, फिर मैं लेक्चर अटेंड करूंगा, उसके बाद मेरे लेक्चर 1 to 10 तक ओवर हो जाते हैं, उसके बाद मैंने लंच करना है, उसके बाद मैंने ये पढ़ना है. मतलब मैंने अपना सपोज आपने डिवाइड कर दिया अपने पूरे डे शेड्यूल को इनटू वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू योर एकेडमिक करियर. लेकिन अगर आपने सिर्फ माइंड में ही उसको सोच रखा है कि मैंने क्या क्या करना है
और आप एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं करते, आप एक्चुअली उस प्लान को या जो भी आपने टाइम टेबल या शेड्यूल बनाया है, अगर आप उसको फॉलो ही नहीं करते तो वो सिर्फ आपका लॉजिकल जो आपका आइडिया है वो आपके आइडिया आपका ब्रेन में या माइंड में ही चल रहा है, आपने उसको इम्प्लीमेंटेशन में एक्चुअल यूसेज में नहीं लाया है। तो इसी तरह से आप अगर प्रोग्राम में क्लास बनाते हो तो वो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आप उस क्लास का एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे प्रोग्राम में तो वो जो आपने लॉजिक क्रिएट किया है वो कभी एक्चुअल पेपर पे काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कोई मेमोरी यूसेज नहीं करी, कोई वेरिएबल, अगर आपने क्लास में वेरिएबल्स लिए हैं तो वेरिएबल तभी तो काम इस्तेमाल में आएंगे ना जब आप उसमें कोई वैल्यू स्टोर करोगे। वैल्यू स्टोर करने का मतलब आप मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हो सिस्टम की। तो क्लास इज अ लॉजिकल कंसेप्ट वेयर एज एन ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल एंटिटी। तो ऑब्जेक्ट की फिजिकल रियलिटी होती है। तो हम जब क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें हमने इतने की केबी की, आपने इतने बाइट्स की मेमोरी एलोकेट कर ली है, ऑब्जेक्ट को दे दी है। तो उस जब आप एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वो चीज ऑब्जेक्ट कहलाई जाती है। क्लास डिफाइन करता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका बिहेवियर या स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा। अब स्ट्रक्चर का मतलब है कि उसमें क्या क्या वेरिएबल्स आपने डिफाइन किए हैं। जैसे अगर मैं एक स्टूडेंट क्लास बना रही हूँ तो उसमें मैं क्या क्या वेरिएबल्स ले सकती हूँ। स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सब्जेक्ट ऑफ हिज सिलेबस, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक स्ट्रक्चर है उसका, ये उसकी स्टेट को डिफाइन कर रहा है। तो अगर एक स्टूडेंट नाम से कोई भी क्लास में बना रही हूँ तो उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो क्लास डिफाइन करता है आपका स्ट्रक्चर। और बिहेवियर का मतलब क्या है कि आप कोई लॉजिक या कोई प्रोसेसिंग कर रहे हो। अब जैसे आपके इंटरनल्स हुए, आपको मार्क्स मिले, अब हर बच्चे की मेरे को सपोज परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो इसका मतलब मुझे कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कोई ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो आई हैव द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, बट जब तक मैं उनको ऐड नहीं करूंगी, उनको डिवाइड नहीं करूंगी टोटल मार्क्स से, तो मेरे को परसेंटेज नहीं मिलेगी। तो क्लास में दोनों चीजें होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं या डेटा होता है जो उसका उस क्लास का स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है उसकी हेल्प से, और बिहेवियर कि वो कैसे काम कर रहा है, कि अगर स्टूडेंट है तो उसके मार्क्स कैसे आए हैं, कैसा उसका बिहेवियर है क्लास में, कितने इंटरनल्स हैं, कितने प्रैक्टिकल में मार्क्स मिले हैं, कितनी परसेंटेज है। तो ओवरऑल आप उसका बिहेवियर कैसे जज कर सकते हो? सिर्फ वेरिएबल से जज नहीं कर सकते, आपको कुछ कोड प्रोसेसिंग भी उस पर अप्लाई करनी पड़ेगी। So when we create a class, we will specify the code and data that constitutes that class. The same thing again repeated. Elements, ये जो elements होते हैं इनको आप क्लास के members के नाम से भी बोलते हो, उनको बुलाते हो। तो आपके क्लास में क्या क्या members होंगे? The variables and the methods, they are collectively called the members of a class. जो आप क्लास में डेटा डिफाइन करते हो उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल्स या मेंबर वेरिएबल्स भी बोलते हैं। और जहां तक ऑपरेशन या कोडिंग या प्रोसेसिंग की बात होती है तो उनको हम, वो जो कोडिंग लिखते हैं वो हम, उनको हम मेंबर मेथड्स बोलते हैं या हम जस्ट मेथड्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि C++ में आप फंक्शन बोलते हो, यहाँ आप मेथड भी बोल सकते हो। और अगर आपका मेथड किसी क्लास का पार्ट है ऑब्वियसली वो होगा भी, क्योंकि जावा में हर चीज क्लास के अंदर ही डिफाइन की जाती है, तो आप उसको मेंबर मेथड्स भी बोल सकते हो। Now coming to the next feature which is abstraction. This is again an essential element of object oriented concept. अब इसमें क्या होता है कि आप इस फीचर के अकॉर्डिंग आप सिर्फ क्लास के उन चीजों पे अपना फोकस रखोगे जो आपकी प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं, और जो आपकी करंट प्रोसेसिंग के लिए जरूरी नहीं है उनको आप इग्नोर कर दोगे। So the powerful way to manage abstraction is through the use of hierarchical classification. Now what do you mean by hierarchical classification? आप एब्स्ट्रैक्शन का मतलब, जैसे कल हमने एक एग्जांपल लिया था, रेस्टोरेंट में अगर आप यू आर गोइंग आउट टू ईट समथिंग फॉर इन अ रेस्टोरेंट, तो वहां हमने एक सिनेरियो देखा था कि अगर हमें कुछ खाना है वहां जाके तो हम किस किस चीज की हमें जरूरत है और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे खाना खाने के उस प्रोसेस के लिए बिल्कुल भी कनेक्टेड या कंसर्न नहीं है। तो इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक और एग्जांपल है,
ये कार का एग्जाम्पल लिया हमने कि अगर हम बाहर से देखें तो कार एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो हम उस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर जब हम अंदर बैठते हैं उसमें तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि कार में बहुत सारी छोटे छोटे सब सिस्टम्स हैं। जैसे आप देख सकते हो स्लाइड पे लिखे हुए हैं, स्टीयरिंग होता है, क्लच होता है, एक्सीलरेटर होता है, पेडल होता है, सीट बेल्ट होती है, राइट। तो हर सब सिस्टम को अगर आप और डेप्थ में देखो तो उसमें और भी स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं। कैसे जैसे स्टीयरिंग का काम क्या है कि आपकी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करना, उसकी डायरेक्शन को मेंटेन करना। ब्रेक का काम है कि आपको अगर सपोज स्लो डाउन करना है अपनी स्पीड को तो आप यू टेक द हेल्प ऑफ द ब्रेक। अब आप सभी मेच्योर इनफ हो, आप ये जज कर सकते हो कि सीट बेल्ट का जो काम है वो ब्रेक का काम नहीं बन सकता, जो ब्रेक का काम है वो आपके स्टीयरिंग का काम नहीं बन सकता। हर एक सब सिस्टम को अगर आप और डेप्थ में देखोगे तो उसके अंदर स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं जो उस पर्टिकुलर काम, जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वर्किंग से रिलेटेड है। जैसे आपका जो ब्रेक सिस्टम है उसमें अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा जो आपकी गाड़ी को की स्पीड को कंट्रोल या रेगुलेट कर सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे साउंड सिस्टम का एग्जांपल लिया हुआ है कि साउंड सिस्टम में बहुत सारी और चीजें भी हैं। रेडियो है, टेप प्लेयर है, सीडी प्लेयर है। तो हायरार्की डिफाइंड है। आउटर हायरार्की में आपको एक कार दिख रही है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट दिख रहा है। बट अगर आप उस हायरार्की में और नीचे जाके देखते हो और डेप्थ में जाते हो तो कार में अलग अलग सब सिस्टम्स हैं। उन अलग अलग सब सिस्टम्स के भी और स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, राइट। हर यूनिट का काम अपने हिसाब से, जैसे साउंड सिस्टम का काम है आपकी गाड़ी में जब आप चल रहे हो तो आपके एंटरटेनमेंट के लिए कोई म्यूजिक चल रहा है, राइट। उसमें कई चीजें इन्वॉल्व हैं साउंड सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। बट अगर मैं हूं या आप लोग हो, सपोज हमें दिल्ली से सपोज जयपुर तक जाना है, ट्रेवलिंग करनी है, तो क्या आप ये बॉदर करोगे कि साउंड सिस्टम के अंदर क्या क्या है और वो कैसे काम कर रहा है? विल यू हैव द बॉदरेशन कि वो ये काम कैसे कैसे कर रहे हैं अंदर के यूनिट्स, या आपका काम सिर्फ गाड़ी चलाना होगा? दिस क्लास मैं हम बॉदर नहीं करेगा, वो ओनली अपनी फंक्शनैलिटी को ही देखेंगे जो हमें नीड है। अब है आपको कोल्ड हो रहा है क्या? यस मैम। ध्यान रखो भाई। बाकी सब ठीक है, फीवर वीवर तो नहीं है? बाकी का पता नहीं मैम। ओके, घर में सब ठीक है? यस मैम, ऑल गुड। ओके ओके, टेक केयर। ओके, सो there's a chat. कोरोना चुप करो अजय। इनफ, हम काफी देख चुके हैं अभी कोरोना, बाहर निकलना है इससे। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही है कि आप उन चीजों को इग्नोर कर दोगे जो आपकी प्रोसेसिंग या फंक्शनैलिटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो चीजें इंपॉर्टेंट है, आप जैसे अगर आपको दिल्ली से जयपुर वाला एग्जांपल है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ड्राइव करना आना चाहिए, आपको रूल्स पता होने चाहिए, आपको रास्ता पता होना चाहिए। वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि हम ये देखें कि सीट बेल्ट कैसे काम कर रही है और स्टीयरिंग कैसे चल रहा है, ऑपरेट कर रहा है, राइट। तो क्लास के कंसेप्ट में ये चीज इसलिए है कि आप क्लास की के में जो मेथड्स लिखे हुए हैं उनके लॉजिक को, उनके प्रोसेसिंग पे अपना कंसंट्रेशन रखोगे, और जो चीजें आपकी रिक्वायर्ड, आपके परव्यू में नहीं, जिनकी जरूरत, उनको आप इग्नोर कर दोगे। जैसे स्टूडेंट का ही हमने स्टूडेंट क्लास का एग्जांपल लिया था, इसमें हमने नाम लिया, बच्चों के मार्क्स लिए, परसेंटेज ली, राइट। अब हमें ये बॉदर करना है कि उस बच्चे की परसेंटेज कितनी आई है, कहीं वो सब्जेक्ट में फेल तो नहीं हो रहा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो स्टूडेंट उसकी स्टूडेंट लाइफ से कनेक्टेड है, राइट। अब मैं एज ए फैकल्टी या कोई और फैकल्टी ये बॉदर करे कि अच्छा मंडे को इस फलाने बच्चे के घर में क्या सब्जी बनी थी, राइट, कि उसके पापा क्या करते हैं, उसके फादर की क्या जॉब है, क्या प्रोफेशन है। वी आर नॉट कनेक्टेड, कंसर्न और बॉदर्ड अबाउट ऑल दोज थिंग्स, राइट। तो क्लास में भी आपको वही फीचर्स लेने हैं
और उसी लॉजिक पे कंसंट्रेट करना है जो आपकी क्लास की प्रोसेसिंग के लिए फिलहाल इम्पोर्टेंट है, और बाकी चीजों को आप इग्नोर कर दोगे। आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Now coming to the third feature of inheritance, ये I suppose everybody knows about this, कि इसमें आप एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करता है या इनहेरिट करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहा है तो उसके पास ये मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, उसके पास अपनी खुद की भी कोई इंडिविजुअल यूनिक फीचर या प्रॉपर्टी होना जरूरी है। आपको कॉपी नहीं करना एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में, आपको ऑब्जेक्ट के कुछ फीचर्स लेने हैं, प्लस आपके उस जो भी ऑब्जेक्ट डिराइव कर रहा है उसके पास भी अपने कुछ यूनिक फीचर्स, सेलिएंट फीचर्स होने चाहिए। तो एक नई सब क्लास क्या करती है, अपने एंसेस्टर्स के कुछ या सारे एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करती है। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उनके फीचर्स पेरेंट्स में होते हैं, पेरेंट्स से वो फीचर्स इनहेरिट होके उनके चिल्ड्रन में जाते हैं, एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से आप अगर एक सुपर क्लास बनाते हो, सुपर क्लास को जिसको हम C++ में पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, उससे अगर आपकी कोई क्लास इनहेरिट कर रही है फीचर्स को, तो वो कुछ या सारे फीचर्स को इनहेरिट कर सकती है। मैं कुछ या सारे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर बारी हर टाइम सारे फीचर्स इनहेरिट हो ऐसा जरूरी नहीं होता, राइट? तो बाय यूज ऑफ इनहेरिटेंस व्हाट यू कैन डू, that an object needs to define those qualities that make it unique within its class. This is very important. आप इनहेरिटेंस यूज करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट इनहेरिट कर रहा है उसकी अपनी कुछ यूनिकनेस भी होनी चाहिए, और वो यूनिकनेस उसकी अपनी क्लास की डेफिनेशन में आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। जो भी जनरल एट्रीब्यूट्स हैं, जनरल प्रॉपर्टीज हैं, वो आपकी पेरेंट क्लास से आप इनहेरिट कर सकते हो, बट आपका अपना भी कुछ स्टैंड होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, आपको पेरेंट्स की जो भी आपकी वेल्थ है या संपत्ति है या प्रॉपर्टी है पेरेंट्स की, ऑब्वियसली बच्चों को ही मिलती है, बट बच्चा अपने खुद के पैरों पे भी खड़ा होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए कि वो अपने इंडिपेंडेंट हो, खुद से भी वो कमा रहा हो। ये नहीं कि पेरेंट्स की कमाई पे ही सारी नजर गड़ाए बैठे हो के वो पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे नाम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, कि एवरी सब क्लास or the derived class inherits the general properties from its parent class or super class, but it should also have some unique property of its own. चाहे एक एक्स्ट्रा फीचर हो, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हो, 2-3 एक्स्ट्रा मेथड्स हो क्लास में, वो समझ आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर रहे हो और आपकी जो दूसरी वाली जो डिराइव्ड सब क्लास है उसका अपना कोई फीचर नहीं है, उसको आप इनहेरिटेंस नहीं कह सकते, राइट? अब इनहेरिटेंस एनकैप्सुलेशन से भी कनेक्टेड है, कि अगर आपकी कोई क्लास कुछ फीचर्स को एनकैप्सुलेट कर रही है तो आपकी सब क्लास के पास अपने फीचर्स होंगे, हैज द सेम एट्रीब्यूट्स प्लस एनी एट्रीब्यूट दैट इज एडेड एज पार्ट ऑफ इट्स स्पेशलाइजेशन। तो इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन एक तरीके से कनेक्टेड भी हैं। अगर आपकी क्लास में कुछ फीचर्स को एनकैप्सुलेट कर रखा है, सिक्योर कर रखा है, तो वो फीचर्स सिर्फ और सिर्फ उसकी सब क्लास के पास ही आएंगे ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनहेरिटेंस। अपनी भी फीचर्स होंगे उस सब क्लास के पास, प्लस एनी फीचर विच हैज बीन इनहेरिटेड बाय दैट क्लास फ्रॉम इट्स पेरेंट क्लास। The fourth and the final feature is polymorphism. Now, polymorphism allows the programmer to create clean, sensible, readable, and resilient code. What do you mean by all these things? Clean, sensible, readable तो समझ आ रहा है कि आप easily read या distinguish कर सकते हो। Clean का मतलब error free कोड आप लिख सकते हो। Sensible का मतलब जिसमें लॉजिक बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा हो। Resilient का मतलब क्या है? Can anybody tell me the meaning of resilient?
किसी को पता है? You can share your views to the chat window if you wish to. आप चैट विंडो में अपने ओपिनियन टाइप कर सकते हैं। तो मेरा मोबाइल से चल रहा है ना, मेरा मोबाइल से चल रहा है। Okay. Nobody knows, nobody has an idea. रेजिलिएंट का मतलब होता है कि अगर रेजिलिएंट का नॉर्मल इंग्लिश मीनिंग में बता देती हूँ। रेजिलिएंट मतलब गिर के दोबारा संभलना, राइट? तो अगर आपने चोट खाई है, कोई आपका सपोज कोई काम था जो आपका नहीं हुआ या रुक गया, तो उससे आपको जैसे कहते हैं ना डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए और फिर से दोबारा नए सिरे से उसी एंथुजियाज्म से वो काम जब कोई करे तो उसको आप रेजिलिएंट बोलते हो। तो यहाँ पे रेजिलिएंट कोड का मतलब ये है कि अगर आपका कोड ऐसा होना चाहिए कि अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आ जाए उसमें, तो स्टिल योर कोड शुड बी कैपेबल इनफ टू विथस्टैंड एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। कोई भी दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो आपका कोड ऐसा होना चाहिए कि वो अटके ना, आपके प्रोग्राम बीच में ना रुके एंड स्मूथली चलता रहे। यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मेनी स्टूडेंट्स मस्ट हैव स्टडीड दैट पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म। वो काफी पुरानी डेफिनेशन हो गई है। यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है एक चीज जिसका नाम वही रहेगा बट वो अपनी फॉर्म चेंज कर सकता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी अगर आपकी लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती है तो आप कहोगे कि हाँ जी हमारा जो लैंग्वेज है इट इज सपोर्टिंग द फीचर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ पे जो आपका नाम सेम है और मल्टीपल फॉर्म्स हैं वो जनरली मेथड्स के लिए बोला जाता है। जब आपका मेथड का टाइप सिग्नेचर नाम सेम हो बट उसकी फंक्शनैलिटी में या उसकी डेफिनेशन में आप चेंज कर सकते हो अगर, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज वन इंटरफेस, यानी आप मेथड का नाम एक ही ले रहे हो बट आप एक कई सारे एक्शंस के लिए उसको यूज कर सकते हो। तो जेनरिक इंटरफेस बनाने के लिए काम आता है। व्हाट डू यू मीन बाय जेनरिक इंटरफेस? ये जनरल नेचर का है और आप मल्टीपल एक्टिविटीज के लिए सेम चीज को अगर यूटिलाइज कर सकते हो तो आप उसको जेनरिक बोलते हो। तो कंपाइलर का ये काम होता है कि वो डिसाइड करेगा, अगर आपने प्रोग्राम में सपोज एक मेथड लिया है, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले मेथड लिया आपने और आपने कई सारे फॉर्म्स लिखे हैं। एक सिंपल डिस्प्ले मेथड है विदाउट पैरामीटर्स, एक आपने लिया इंटीजर पैरामीटर के साथ, एक आपने डिफाइन किया सपोज फ्लोट पैरामीटर पे। तो ये कंपाइलर का काम होता है कि वो डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि कौन सा स्पेसिफिक मेथड कॉल होगा और कौन सा नहीं होगा, राइट? तो प्रोग्रामर का काम नहीं होता इसमें कि वो खुद से डिसाइड करे मैन्युअली कि ये चलेगा मेथड या फलाना नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता। पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर ही इतना अच्छा है कि उसमें प्रोग्रामर का रोल नहीं होता। प्रोग्रामर का रोल सिर्फ इतना है कि उसको डिफाइन करना है प्रोग्राम में, मेथड का नाम सेम लेते हुए अलग अलग वर्जन्स बनाने हैं, अलग अलग फॉर्म्स बनाने हैं। बट जब भी आपका प्रोग्राम रनिंग मोड में, एग्जीक्यूशन मोड में आएगा, उस मोमेंट पे आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर ये डिसाइड करेगा कि कौन सा पर्टिकुलर मेथड चलेगा। अगर आपके पास मल्टीपल फॉर्म्स हैं, अगर एक ही मेथड है, एक ही नाम का है, तो उसमें तो पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर कंसिडर नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं ऐसे प्रोग्राम की जिसमें एक पर्टिकुलर मेथड सेम नाम लेते हुए मल्टीपल डेफिनेशंस उसमें यूज की गई हैं। तो कंपाइलर का काम है ये, प्रोग्रामर का रोल उतना ही है कि उसको डिजाइन करने हैं ये वो फॉर्म्स। रनिंग का काम ऑन द मोमेंट डिसाइड करा जाएगा कि कौन सा वाला पर्टिकुलर मेथड चलेगा और कौन सा आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर किसको इग्नोर कर देगा। तो दिस इज काफ़ी फेमस प्रॉपर्टी है जावा की। इट्स यूज्ड मेनी टाइम्स इन मेनी बुक्स। इन नॉर्मल टर्मिनोलॉजी ऑल्सो वी कैन राइट, इसको होरा बोलते हैं, राइट वंस, रन एनीवेयर, एनी टाइम, एवरीवेयर। सो व्हेन वी कंपाइल आवर प्रोग्राम, तो ये आप पढ़ सकते हो
हम कंपाइल जब करते हैं तो जावा बाइट कोड जनरेट होता है जो आपकी वर्चुअल मशीन के लिए इंस्ट्रक्शन का काम करता है। और जिस भी मशीन पे आप कोड को एग्जीक्यूट करते हो तो वो पर्टिकुलर मशीन के लिए जावा बाइट कोड इंस्ट्रक्शन या कमांड के तौर पे काम करता है। हम किसी पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म के लिए इंस्ट्रक्शन जनरेट नहीं करते, हम एक प्लेटफॉर्म न्यूट्रल फॉर्मेट क्रिएट करते हैं जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं। तो अगर हमारा प्लेटफॉर्म विंडोज है, यूनिक्स है या कोई और है, तो उस सब पे हमारा प्लेटफॉर्म वाइज नहीं, एक इंडिपेंडेंट चीज चल रही है जिसको हम जावा वर्चुअल मशीन बोलते हैं। दिस जावा वर्चुअल मशीन कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बाइट कोड एंड जो भी आपके बाइट कोड में लिखा होगा उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा एंड यू देन विल गेट द रिजल्ट। दिस इज द प्रोसेस। आप कैसे जावा का प्रोग्राम बनाओगे, आप एक सोर्स फाइल बनाओगे जिसमें आप टेक्स्ट लिखोगे इन द लैंग्वेज, कोई भी एडिटर आप यूज कर सकते हो। इसके बाद आप जैसे आपने प्रोग्राम लिख दिया उसको आप कंपाइल करोगे यूजिंग द जावा सी कंपाइलर। ये जावा सी कंपाइलर क्या करेगा, इसको आपके बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा, राइट। थर्ड स्टेप में आप रन करोगे अपने प्रोग्राम को, जो भी आपकी बाइट कोड है उसको इंटरप्रेटर पे रन करोगे एंड जिससे जब आप इंटरप्रेटर उस पर चलेगा तो वो जावा वर्चुअल मशीन को इम्प्लीमेंट करेगा। इंटरप्रेटर की जो इंस्ट्रक्शंस जो बाइट कोड में है उसको वो रीड करेगा और ट्रांसलेट करेगा एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट। दिस वी हैव कवर्ड। सो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम यू कैन सी कि आपने एक प्रोग्राम लिखा, कंपाइल किया, कंपाइलर से 3 डिफरेंट मशीन्स पे या मल्टीपल मशीन्स में जिनमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरप्रेटर ने उसको रन किया और जो आपने प्रोग्राम में लॉजिक लिखा है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए, द सेम प्रोग्राम इज शोइंग सेम रिजल्ट ऑन डिफरेंट मशीन्स। Okay, so the PPT is over. Any doubts? नो मैम। Okay, so I hope I can share the another screen. We have some time left. Please hold on. ज्यादा तो नहीं हो रहा आज के लिए? नो मैम। Okay. So this is the basically program execution cycle, life cycle in Java. ये समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Please go through the text. कुछ आपको नहीं समझ आता तो you can ask. The name of the file is example1.java. क्यों है इसका नाम example1.java, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो मेन क्लास होती है जिसके अंदर हमारा मेन मेथड होता है, हमारी फाइल का नाम या तो वो होता है या अगर आपकी फाइल में आपका कोई मेन मेथड नहीं है, आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हो, तो जो भी पब्लिक क्लास होगी प्रोग्राम में उसका नाम आपके फाइल के नाम से मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 केसेस हैं, ईदर द मेन क्लास विच इज द क्लास हैविंग द मेन मेथड और द पब्लिक, दोनों में से किसी एक का नाम मैच होना चाहिए विद द नेम ऑफ द फाइल दैट इज होल्डिंग और स्टोरिंग द प्रोग्राम। नेक्स्ट स्टेज विल बी यू विल कंपाइल द प्रोग्राम। तो आप दोगे कैसे, सपोज मेरा जो ये फाइल example1.java फॉर एग्जांपल ये अगर सी ड्राइव में है तो हम डॉस प्रॉम्प्ट से सी ड्राइव में जाएंगे, यहाँ पे हमारा कर्सर रुका होगा एंड वहाँ पे हम टाइप करेंगे जावा सी विच इज द इंस्ट्रक्शन फॉर द कंपाइलर, स्पेस देंगे और हमारी फाइल का नाम देके एंटर की को प्रेस करेंगे। तो इसके बाद कंपाइलर एक्टिवेट हो जाएगा, इट विल गो थ्रू द लाइंस ऑफ कोड इन द example1.java फाइल
कोई एरर होगा तो एरर बताएगा, नहीं होगा तो उसका बाइट कोड जनरेट कर देगा। तो दिस यू कैन गो थ्रू द टेक्स्ट। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आता तो दोबारा से आपका कमांड प्रॉम्प्ट था वो आपको स्क्रीन पे दिखने लग जाएगा, यानी सी ड्राइव वाला जो है और कर्सर रुका रहेगा। अगर आपका सी ड्राइव वाला मैसेज फिर से आ जाता है, इसका मतलब आपका जो सोर्स कोड है इट हैज बीन सक्सेसफुली कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड। और वो कैसे आपको पता चलेगा? जिस फोल्डर में आपका example1.java स्टोर्ड है उसी फोल्डर में आप जाके चेक कर सकते हो, आपको example1.class फाइल दिखाई देगी। अगर वो बन गई है इसका मतलब आपके प्रोग्राम में फिलहाल कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। हाँ, लॉजिकल एरर हो या नहीं हो ये डिपेंड करता है जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, बट एज फार एज सिंटेक्स कोर्स अगर ये डॉट क्लास फाइल बनती है तो इसका मतलब आपका बाइट कोड क्रिएट हो चुका है। ओके, शुड आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? Yes, ma'am. yes, ma'am. नाउ वी कम टू द रनिंग स्टेज कि आप प्रोग्राम को रन कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको जो जावा इंटरप्रेटर है उसको लॉन्च करना पड़ेगा। तो यू हैव टू गिव, जैसे सी ड्राइव मैंने आपको बताया था सी प्रॉम्प्ट आएगा, तो आप जावा लिखोगे देन स्पेस एंड जस्ट द नेम ऑफ द फाइल विदाउट द एक्सटेंशन आपको ये पास करना है। तो दिस यू कैन गो थ्रू। तो हम इधर example1.java क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हमें सोर्स कोड नहीं रीड करना। हमारा इंटरप्रेटर सोर्स कोड रीड नहीं कर सकता, हमारा जावा इंटरप्रेटर बाइट कोड रीड कर सकता है। तो हम सिर्फ example1 लेंगे और वो ऑटोमेटिकली उसी फाइल को सर्च करेगा जिसका एक्सटेंशन डॉट क्लास होगा और नाम example1 होगा। तो आप example1 जब लिख रहे हो यहाँ पे तो आप अंडरस्टूड सी बात है कि आप उसको बोल रहे हो कि सी ड्राइव वाले फोल्डर में example1.class फाइल पड़ी हुई है, उसको आप एग्जीक्यूट करके यूजर को रिजल्ट बताओ। तो अगर उसको फाइल मिल जाएगी तो वो उसके कोड को एग्जीक्यूट कर देगा और आपको रिजल्ट दिखाई देगा, और अगर नहीं मिलती तो ऑब्वियसली वो एरर देगा कि फाइल नॉट फाउंड। तो जब प्रोग्राम रन होगा तो जो भी आपने यही लिखा था, आई गो बैक टू द प्रोग्राम, ये आपकी प्रिंट कमांड था, दिस इज द फर्स्ट सैंपल जावा प्रोग्राम। तो यही आपका जो मैसेज है ये दैट मैसेज विल बी फ्लैश्ड ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, राइट? समझ आ गया? एनी डाउट्स? No, ma'am. क्लियर टू एवरीवन? कोमल, ओम, रजनी, आप लोगों की आवाजें नहीं सुनी मैंने। यस मैम। ना आवाजें सुनी ना शक्ल देखी। ओके, so let me take the attendance first. हरिंदर भी आया है, हरिंदर has come today for the class. यस मैम। I hope you will continue being regular in the class. यस मैम। Okay. समझ आ रहा है बेटा सब कुछ? यस मैम। Okay. चलिए, thank you so much. If you have any doubts, अच्छा, I just forgot to ask, आप लोगों को मिल गई है PPTs? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. उसको खोल के देखा कि नहीं? आ गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आ गई। यस मैम, तभी तो पता चला है। कितनी स्लाइड्स, कितनी PPTs भेजी थी ये बताना? Ma'am, 3. यस मैम, 3। 3 नहीं, 3। यस मैम, 3। Yes, ma'am, 3. पीजी कोर्स कर रहे हो आप? हिंदी मातृभाषा है, पता है मुझको, बट ऑफिशियल जब आप बोलते हो तो हैबिट डालो इंग्लिश में बात करने की, राइट? Sorry, नहीं ma'am. नहीं, इट्स ओके। Okay, मेरे ma'am. को जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं ना उन्हें पता है, इसलिए वो शांत बैठे हैं, मुझे पता है ना आप? यस मैम, बिल्कुल। तो
हमारा ये रिजॉल्व होना चाहिए कि जितना हो सके पॉसिबल विल टॉक इन इंग्लिश, राइट? श्योर मैम। यस मैम। ताकि यहाँ से जब आप IMT से निकलो तो यू शुड बिहेव लाइक अ ट्रू प्रोफेशनल। हिंदी बोलना कोई गलत नहीं है, आई एम नॉट अगेंस्ट हिंदी, बट एज फार एज ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी गोज वी शुड जितना हम हो सके इंग्लिश में बात करें, राइट? यस मैम। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, विल कंटिन्यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू मैम।